हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ अंकित मंडल। आई हैव डन माय बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT सूरत। ओके, आई हैव टॉट इन मैनी इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया। ओके, मैंने काफ़ी टॉप बैचेस में भी पढ़ाया है और मेरे पढ़ाए जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनकी अच्छी रैंकिंग भी आई है, अंडर 100, अंडर 200। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ाऊँ यहाँ पर वो आप भी काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। ओके, अब मैं ये बताता हूँ कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ाने का क्यों सोचा, मैं टीचिंग फील्ड में क्यों आ गया। बिकॉज़ बचपन से ही मैं मेरे जो छोटे कज़न्स वगैरह रहते थे उनको पढ़ाया करता था वहाँ पर, और उससे आई यूज़ टू डिराइव हैप्पीनेस उनसे। यहाँ पे भी बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ और जब वो मेरे पास आते हैं और मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट की फ़ील आ गई है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, तो वो एक्चुअली मुझे काफ़ी उससे खुशी मिलती है। आई डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम दैट, सो दैट्स वाई आई टीच। ओके, अभी बात करेंगे हम कि जैसे अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छी रैंक लेकर आते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी काफ़ी अच्छी रैंक लेकर आएँ। ओके, इसके बारे में तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम टॉपिक की बात करते हैं। अभी टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। पहले के टॉपिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो टॉपिक है आज का वो है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इस टॉपिक का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर स्टडिंग। सो वो हमें ऑलरेडी पता है कि हम टॉपिक जो स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ हाउ वी आर स्टडिंग वो अभी हम देखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट एंड व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक। ओके, सो इसका एक वाई का एक आंसर ये हो सकता है कि बिकॉज इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, तो उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, सो एक तो वो हो गया वाई का आंसर। दूसरा ये बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। जेईई के प्रिपरेशन में जो 2 साल का टाइम होता है, 2 इयर्स का जो टाइम होता है, उसमें एक्चुअली आप ये देखोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद आप ये रियलाइज़ करोगे कि काफ़ी चैप्टर्स, जैसे फिज़िक्स के भी काफ़ी चैप्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, मैथ्स के भी जो काफ़ी चैप्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। तो फिज़िक्स में अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से किया है तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपको ज़्यादा फाइट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैथ्स में भी ऐसे काफ़ी चैप्टर्स हैं, जैसे अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से किया है तो बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फाइट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने लिमिट्स अच्छे से किया है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इन चैप्टर्स में ज़्यादा फाइट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली अब एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रोल है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज इसमें जेईई के अराउंड, जेईई मेंस एंड एडवांस्ड में अराउंड 32 चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो उन 32 चैप्टर्स में से मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का एप्लीकेशन इस चैप्टर में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से किया तो आपके बाकी के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली आप जब देखोगे, जब आप थोड़ा सा ये पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज़ कि कुछ चैप्टर्स मैथ्स में ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कंपाउंड एंगल्स, ओके, वेक्टर्स, देन स्ट्रेट लाइंस, एज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वो। सो इन चैप्टर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये चारों चैप्टर्स भी इंटर रिलेटेड है, एज इन कि बहुत बार ऐसा होगा आपके पास जेईई मेंस और जेईई एडवांस में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एज स्ट्रेट लाइन के, जिन क्वेश्चंस को अगर आप स्ट्रेट लाइन के मेथड से सॉल्व करो तो हो सकता है कि आपको 5 या 6 स्टेप लग जाएं, बट अगर आप उसी सेम क्वेश्चन को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से सॉल्व करो तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 स्टेप में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन।
तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जिससे दूसरे के चैप्टर्स के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, इस टॉपिक की बात करते हैं, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो टॉपिक का नाम से थोड़ी फीलिंग आपको आ रही होगी कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें एक्चुअली हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे। ठीक है, एंड उससे उन्हें हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद जो पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट्स होंगे, वो कैसे फाइंड करते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके एप्लीकेशंस है काफ़ी, उन एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आर्गन प्लेन पर ओके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स से इट्स ओरिजिन 0,0 ओवर हियर, दिस इज रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस इट इज, एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस ओवर हियर। ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर हमने लेट्स से दिस पॉइंट इज O ओवर हियर, यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया A। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो एफिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसे हम Z1 ले लेते हैं। ठीक है, सो A पॉइंट हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z1। यहाँ पर ये ओरिजिन है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लिया, एक पॉइंट ले लेते हैं B, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम लिख लेते हैं Z2। ठीक है, लेट्स से कि ये जो Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब जो एंगल ये बना रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, वो लेट्स से θ1 है। ठीक है, और ये जो एंगल है जो Z2 बना रहा है, वो एंगल है θ2। ठीक है, और यहाँ पर इस एंगल को हम कुछ वैल्यू कर देते हैं। इस एंगल को लेट्स से हम अल्फ़ा बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है, θ2 माइनस θ1 की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा है। θ2 माइनस θ1 ये अल्फ़ा बचेगा। सो θ2 माइनस θ1 की वैल्यू अल्फ़ा है। ठीक है, अभी Z1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बताओ, अगर हमें Z1 को लिखना होगा तो हम Z1 को क्या लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू, लेट्स से इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का मॉडुलस मॉड Z1 है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 इंटू ई रेज़ टू पावर आई θ1, राइट। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया। अभी अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को लिखना है, तो Z2 को क्या लिख सकते हैं हम, मॉड ऑफ Z2 इंटू ई रेज़ टू पावर आई θ2, राइट। अब अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू, राइट, Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू ई रेज़ टू पावर आई θ2 अपॉन ई रेज़ टू पावर आई θ1। ये मिलेगा अगर हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को। अब इसके बाद हम इसे अगर रीअरेंज करते हैं, तो हमें ये मिलेगा Z2 बाई मॉड Z2 को हम नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू, Z1 को हम यहाँ पर ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो हमें ये मिलेगा Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1, और इससे हमें डिवाइड कर देते हैं। सो हमें ये मिलेगा ई रेज़ टू पावर आई θ2 माइनस θ1। ठीक है, सो इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू ई रेज़ टू पावर आई θ2 माइनस θ1 की वैल्यू अल्फ़ा है, तो हम इसे अल्फ़ा लिख देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं Z2 बाई मॉड ऑफ Z2। ओके, सो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुड बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर हो जाएगा। इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि एक वेक्टर है। ओ ये वेक्टर है, और यहाँ पर ये ओ बी वेक्टर है। ठीक है, अब ये बता सकते हो कि ये जो Z2 बाई मॉड ऑफ Z2 है, कि अगर हम किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो इस वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, वेक्टर का मॉडुलस 1 हो जाएगा। ये यूनी मॉडुलर वेक्टर हो जाएगा। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, एज इन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो OB की डायरेक्शन में
यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो OA की डायरेक्शन में 1 यूनिट का यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ ऐसा, तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन वेक्टर से ले रहा हूँ। बस ये फील दिलाने के लिए मैं आपको ऐसा लिख के बता रहा हूँ गाइज कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसा लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको फील आ जाए इस कॉन्सेप्ट की। तो Z2 कैप, अगर मैं कैप यूज़ करूँ तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 की डायरेक्शन में है और यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो Z2 कैप इज इक्वल टू Z1 कैप इंटू e⁻i अल्फ़ा। अब स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है कि Z1 की डायरेक्शन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो जिसका मॉडुलस 1 हो। तो Z1 की डायरेक्शन में हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसका मॉडुलस 1 है, और इस यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम e⁻i अल्फ़ा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये, e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो यूनिट मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अल्फ़ा एंगल से रोटेट हो जाता है। इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है, अल्फ़ा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो जाता है, और फिर हमें एक यूनिट मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स नंबर इधर मिलता है। सो ये इनिशियल वेक्टर हो गया, ये फाइनल वेक्टर हो गया। इनिशियल वेक्टर को अगर हम, ये इनिशियल वेक्टर है, इसे अगर हमने e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक फाइनल वेक्टर मिलेगा, और इसका रोटेशन अबाउट टेल होगा, मतलब इन दोनों का जो ये पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन होगा, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि OA की डायरेक्शन में एक यूनिट मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 कैप, और यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, और यहाँ पर ये Z2 कैप है। ठीक है। तो इस यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक फाइनल वेक्टर मिलेगा इस डायरेक्शन में, OB की डायरेक्शन में। ओके। सो ये कॉन्सेप्ट है रोटेशन का। ठीक है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर इस डायरेक्शन में है, इसे e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अगर हमने तो हमें एक यूनिट मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल अल्फ़ा होगा। ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट हियर। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, एंड इस कॉन्सेप्ट के काफ़ी एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है। वो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है। सो लेट्स से इसका एक एप्लीकेशन ये हो सकता है कि एक एप्लीकेशन हम इसका देखते हैं। सो इसका एक एप्लीकेशन ये हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट्स से ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया 3 + 4i। ओके। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया है हमने 90 डिग्री से, और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस 90 डिग्री से अगर हमने रोटेट किया है, और सेम लेट्स से दिस इज़ लाइन सेगमेंट और ये वेक्टर है। सो इसी वेक्टर को हमने रोटेट किया है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट लेट्स से A है, ये O है, दिस इज़ B। सो हमें B के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे हम करस्पॉन्डिंग B के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है। यह एंगल 90 डिग्रीज है B के करस्पॉन्डिंग। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके। कैसे फाइंड करेंगे? तो इस डायरेक्शन में वेक्टर हम लिखते हैं, यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है OA की डायरेक्शन में। सो OA की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ये हमने देखा था कि Z2 बाई मॉड ऑफ Z2, ये जो फाइनल वेक्टर है वो OB की डायरेक्शन में होगा। सो फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल यूनिट वेक्टर Z1 बाई मॉड ऑफ Z1 एंड e⁻i अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ 90 डिग्रीज ओवर हियर। ओके। अल्फ़ा इज़ 90 डिग्रीज ओवर हियर। सो Z2, ये जो लेट्स से दिस कॉम्प्लेक्स नंबर B इज़ Z2। ओके। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? Z2 बाई मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z1। व्हाट इज Z1? Z1 इज 3 + 4i अपॉन मॉड ऑफ Z1, राइट। e⁻i एंगल इज π/2 ओवर हियर। नाउ अभी ये देख सकते हैं हम कि बिकॉज हमने सेम लाइन सेगमेंट को ही रोटेट किया है तो दोनों का मॉडुलस जो है वो सेम रहने वाला है। तो मॉडुलस यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो Z2 जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 3 + 4i इंटू, नाउ e⁻i π/2 इज़ i आयोटा।
सो ये आयोटा है, अगर इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा -4, आयोटा स्क्वायर इज -1 -4 प्लस 3i। सो ये जो Z2 है इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 3। ओके, सो Z2 जो हमें मिल गया वो क्या है, -4 प्लस 3i एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 3। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो ये हमने एक एप्लीकेशन देखा यहाँ पर। ओके, थैंक यू।